Jai friends, welcome again to this power packed session of research and editorial analysis powered by Growth Motive PSC। दोस्तों आज का जो लेख है जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, क्लियर रीडिंग ऑफ आयुर्वेदा सर्जरी मूव। दरअसल थोड़े ही दिन पहले यानी कि प्रोबेबली 20 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की गई सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा, और उस अधिसूचना में भारत के राजपत्र पर यह अधिसूचना जारी की गई। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जो आयुर्वेदिक सर्जन है, जो आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट्स है, वे लोग अब शल्य जो क्रिया है यानी कि जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है, वो अब कर सकते हैं। ऐसी जो है नोटिफिकेशन ऐसा जारी हुआ है, जिसका विरोध हो रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभ्यों के द्वारा, जो कि आज के आधुनिक तबीबी विज्ञान के जो है शास्त्री है। देखते हैं पूरा लेख में जो संबंधी हमारे विषय है, उन विषयों में पॉलिटी एंड गवर्नेंस रहेगा, उसके बाद हेल्थ सेक्टर या आप कह लीजिए हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह दो सब्जेक्ट के साथ यह पूरी की पूरी जो आज की बात है, आज की चर्चा है, वह संबंधी है। देखेंगे यह लेख संजय नारवाल नामक एक तबीब है, एक चिकित्सक है, उनके द्वारा लिखा गया है। यह सर्जन है वो, और उनके द्वारा यह लेख में जो आयुर्वेद शास्त्री है उन लोगों की प्रशंसा की गई है, पूरे आयुर्वेदिक क्षेत्र की प्रशंसा की गई है। सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, मगर संपूर्ण जो इंडियन अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जो पूरी की पूरी प्रणाली है, वैकल्पिक प्रणाली, उसकी प्रशंसा की गई है, उसके ऊपर बात की गई है। और यह वैकल्पिक प्रणाली की अगर हम बात करें, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, तो इसके तहत आयुर्वेद आता है, इसके तहत योगा एंड नेचुरोपैथी आता है, फिर यूनानी एक पद्धति है उसका भी समावेशन होता है, यूनानी के बाद होम्योपैथी। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को एक साथ अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम या अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम हम लोग कह सकते हैं, जो कि आधुनिक जो मेडिसिन सिस्टम है उसके विपरीत है, उससे अलग है, उससे भिन्न है और उसके सामने पक्ष में है। देखते हैं पूरे लेख में, 3 चरणों में लेख का पूरा अभ्यास करेंगे। सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष के बाद लेख में जो महत्वपूर्ण बातें की गई है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा सामान्य अभ्यास का जो पोर्शन है, जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे प्रथम हम लोग यह पूरा लेख है जिसका फोटोग्राफ हम लोग देख ले, बहुत ही हेल्दी लेख है और कई सारे तथ्य यहाँ दिए गए हैं। संजय नागराल जो कि एक सर्जन है, और टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो वो गैस्ट्रोलॉजी जो है उसके अभ्यासी है और उसके तबीब रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मुंबई स्थित है। देखते हैं आगे, निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे लेख की। देखिए, प्रस्तुत संपादकीय लेख में मुंबई स्थित डॉक्टर संजय नागराल के द्वारा लिखा गया है। The entire article is written by Dr. संजय नागराल। He is Mumbai based। वे तबीब है और तबीब के साथ एक लेखक है, यानी कि वो डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ वो एक राइटर भी अच्छे कक्षा के हैं। लेख में खूब टीका की गई है, जैसे ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विरोध कर रहा है सरकारी अधिसूचना की, उसे देखकर। जैसे ही यह अधिसूचना जारी हुई तो जो आधुनिक तबीबी क्षेत्र था उसमें हड़कंप मच गया, और उन लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, और इसी वजह से चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, IMA हो, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, ICMR हो, दोनों के द्वारा सख्त विरोध जो है वह सरकार के प्रति किया जा रहा है। देखते हैं आगे। लेखक ने आधुनिक चिकित्सा व परंपरागत चिकित्सा के बीच में तुलना की है। परंपरागत चिकित्सा विज्ञान की जो प्रशंसा है वो भी की गई है। आज के समय कैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद का दबदबा बढ़ रहा है उसकी चर्चा भी यहाँ हुई है। आज का जो समय है वह समय में अगर हम लोग ग्राफिकल देखें तो जो ग्राफ एकदम नीचे था कुछ वर्षों पहले आयुर्वेद के मामले में या अल्टरनेटिव मेडिसिन के मामले में, वो आज के दिन ऊपर जा रहा है। यानी कि हमेशा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमेशा सार निकाल सकते हैं कि जो लोग जो है, जो व्यक्ति है, वो अब अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जो है वे घूम रहे हैं। दे आर एक्चुअली डाइवर्टिंग टुवर्ड्स अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम रादर गोइंग टुवर्ड्स मॉडर्न मेडिसिन विच कैन बी कॉल्ड एज एलोपैथी। देखिए, यह राइटर के बारे में कुछ हमारे पास तथ्य है। डॉक्टर संजय नागराल जो कि एक सर्जन है और सर्जन के साथ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है।
देखिए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एक ऐसी शाखा है जिस शाखा का केंद्र, अभ्यास का केंद्र जो है वो मनुष्य का पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन है। इसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, फ्रॉम माउथ टू एनस, मुंह से लेकर जलमार्ग तक के जो सारे ऑर्गन्स है, इन लोगों का जो है अभ्यास का केंद्र है। देखते हैं व्हाट इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स। पाचन तंत्र और उससे जुड़ी जो समस्याएं है उससे डील करता है, उसको केंद्र में रख के जो है यह अभ्यास करता है। इंक्लूड्स ऑर्गन फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि मुख से मड़मार्ग तक सभी जो ऑर्गन्स है वे सब इस शाखा के तहत आते हैं। बड़े डॉक्टर है, सर्जन है। देखिए, यह खुद जो संजय जी है, डॉक्टर संजय जी, वो दरअसल एक आधुनिक सर्जन है और आधुनिक तबीबी विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। मगर फिर भी उसे पता है कि जो ये आयुर्वेद है वो एक अम्ब्रेला है और यह अम्ब्रेला के नीचे ही आज की आधुनिक मेडिसिन जो है वो आती है। हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी आज के समय जो परिस्थिति हुई है वो थोड़ी भिन्न है, वो थोड़ी विपरीत है। आज के समय आधुनिक मेडिसिन जो है वो अम्ब्रेला की तरह दिखता है और आयुर्वेद जो है वो एक मार्जिनल एक ब्रांच की तरह हमें दृश्यमान होता है। हम लोग उसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं, लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखते हैं कि अगर कहीं से भी ठीक ना हो तो फिर बाद में हम लोग आयुर्वेद को भी आजमा लेंगे। मगर आयुर्वेद दरअसल सबसे पहले होना चाहिए हमारी अग्रता में, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और जो आज का जो आधुनिक तबीबी विज्ञान है वो सबसे आखिर में होना चाहिए। मगर परिस्थिति थोड़ी दुर्भाग्यवश विपरीत है। तो ये बात हुई निष्कर्ष की। अब लेख की महत्वपूर्ण थोड़ी बातें देख ले। देखिए, 20 नवंबर को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा भारत के राजपत्र पर एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी की गई, ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, यह एक चीफ संस्था है जो रेगुलेट करती है भारत में अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो पूरा जो प्रबंधन है वो यह संस्था के द्वारा होता है। इस अधिसूचना का आईएमए द्वारा भारी विरोध हो रहा है। लेख अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत ने दोनों चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया था। दोनों यानी कि ऑन द वन साइड इट इज टॉकिंग अबाउट अ मॉडर्न मेडिसिन विच इज बोट बाय ब्रिटिशर्स एंड ऑन द अदर साइड इट इज टॉकिंग अबाउट अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, या आप कह लीजिए अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, जिसका जिक्र हमने किया कि जहां मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम शब्द का प्रयोग करूं वहां आपको समझना है कि यह सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं है, मगर आयुर्वेद के साथ साथ कई सारे पहलू है जिसमें योगा, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथी है। इन सब का समावेशन होता है और इन सब चीजों के लिए संयुक्त रूप से यह शब्द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और संयुक्त रूप से इन सब चीजों को हम लोग अल्टरनेट मेडिसिन कह सकते हैं। देखिए, अगर हम यह संस्था की बात करें तो यह संस्था एक वैधानिक संस्था है, यानी कि इट्स स्टैट्यूटरी, इट्स एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय ए लॉ। देखिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के बारे में अगर देखें तो यह एक वैधानिक है, यानी कि स्टैट्यूटरी, जिसकी स्थापना इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के तहत की गई थी। यह कानून है जो हमें याद रखना है, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट। और ये जो संस्था है वह आयुर्वेद हो, सवारिगा हो, यूनानी मेडिसिन हो, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है, यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम को नियंत्रित करता है। पूरी अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम को, एक बाजू आधुनिक है, दूसरी बाजू अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम है जो कई सारी चीज़ों से बना हुआ है। देखते हैं आगे। भारत की चिकित्सा पद्धति में दोनों का मिश्र उपयोग होना शुरू हो गया। आधुनिक व परंपरागत चिकित्सा की संयुक्त शिक्षण पद्धति चलती थी। देखिए, इंटीग्रेटेड कोर्स चलता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। कोई भी व्यक्ति विशेष दोनों में पढ़ाई कर सकता था, आधुनिक का भी ज्ञान ले सकता था, आधुनिक चिकित्सा विद्या का, और जो हमारी परंपरागत चिकित्सा विद्या है उसका भी ज्ञान जो है वो ले सकता था। एक संयुक्त जो कोर्स था उसकी व्यवस्था थी आजादी के पश्चात। फिर क्या हुआ, मगर आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ थे उन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि आयुर्वेद की पद्धतियां जो है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं ड्यू टू मिक्सचर। जो आयुर्वेद शास्त्री थे, जो प्रखर शास्त्री थे, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है, हमारी जो ओरिजिनल प्रोसीजर है
उसको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है यह आधुनिक को इसमें मिला के। तो इसी की वजह से वे लोग यहाँ से अलग हो गए और जो आयुर्वेद की जो डिग्री थी वो नाम मात्र का एक आयुर्वेदिक कोर्स बनकर रह गई। आयुर्वेद शास्त्रियों की जो कारकिर्दी थी, उन लोगों की जो करियर थी, वो भी खत्म हो गई, एकदम जो है एकदम जीरो हो गई। देखते हैं, देखिए आधुनिक चिकित्सा के प्रभाव में भारी वृद्धि हुई। इट वॉज अ रैपिड इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथी थी एकदम जो है क्विकली रिएक्ट करती थी। जो दवाएं होती है वो आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता, आयुर्वेद में समय चाहिए, समय ही दवा होता है, मगर इन एलोपैथी इट वाज ऑल ऑपोजिट। आफ्टर टेकिंग ए मेडिसिन विद इन फ्यू मिनट्स, राहत की सांस जो है वो किसी भी जो है दर्दी को, किसी भी पेशेंट को आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे कारणों की वजह से इसका जो प्रभाव था वो निरंतर बढ़ता गया और बहुत ही तेजी से बढ़ा। परिणाम क्या हुआ? आयुर्वेद शास्त्रियों की पहचान खत्म हो गई, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। वे लोग अब जाने नहीं जाते थे, दे वर नॉट नोन एज डॉक्टर्स एनीमोर। डॉक्टर का सम्मान उन लोगों के पास से चला गया। जो एक प्रतिष्ठित सम्मान है आज के हमारे समाज में, वो उन लोगों के पास से चला गया और उन लोगों की जो कार्य क्षेत्र था उन लोगों का वो भी एकदम सीमित हो गया। विच मीन्स दे बिकेम मार्जिनल, वे लोग सीमांत हो गए, एकदम बाजू हो गए। आयुर्वेद शास्त्रियों की कारकिर्दी या कार्य क्षेत्र सीमित बन गया, जिसमें निवासी चिकित्सक यानी कि रेसिडेंट डॉक्टर गहन देखरेख कक्ष में निगरानी, यानी कि इंटेंसिव कोई यूनिट हो, कोई भी कक्ष हो, तो वहां जो सुपरविजन करने वाला डॉक्टर हो, उस तक इन आयुर्वेद शास्त्रियों की जो कारकिर्दी है, करियर है, वह सीमित हो गई। ऑपरेशन क्षेत्र में सहायक की भूमिका जो मेन होने चाहिए, दे बिकेम असिस्टेंट। आज की वास्तविकता यह है कि आयुर्वेद शास्त्री कंधे से कंधा मिला रहे हैं आधुनिक चिकित्सकों के साथ। आज की एक वास्तविकता है, हालांकि आधुनिक तबीबी शास्त्रियों के लिए थोड़ी कड़वी हो सकती है, मगर यह सच्ची बात है। इसके यहाँ हमें कुछ तथ्य भी पेश किए गए हैं लेखक के द्वारा। महाराष्ट्र में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा नॉन एमबीबीएस टीम के द्वारा चलती है। देयर इज नो एमबीबीएस, नॉन एमबीबीएस यानी कि जो कोई आयुर्वेद बैकग्राउंड से आया हो, आयुर्वेद जो है ग्रेजुएट हो और उससे आया हो, तो उसे नॉन एमबीबीएस कहा जाता है। सो दे आर हैंडलिंग वेरी एफिशिएंटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 महामारी में कई क्वारंटाइन केंद्र में प्रबंधन इन चिकित्सकों के द्वारा ही हो रहा है। देयर आर मल्टीपल क्वारंटाइन सेंटर्स या आइसोलेशन सेंटर्स विच आर एक्चुअली मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय दिस टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। ठीक है, तो लेखक ने यह उसकी बात जो है उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास हमें दो उदाहरण भी पेश किए थे। अधिकांश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा अस्पताल चलाए जाते हैं जो अच्छे साधन संपन्न होते हैं। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस है हमारे भारत में, और उसमें से अधिकांश जो है वो साथ में अस्पताल भी चलाते हैं। वे साधन संपन्न भी होते हैं। साधन संपन्न के साथ साथ यहाँ जो लागत होती है सेवाएं लेने की, वो भी बहुत ही कम होती है। आम आदमी भी जो ऐसे अस्पतालों में वो सारवार ले सकता है, सेवाएं ले सकता है। मगर जो मॉडर्न मेडिसिन की अस्पतालें होती है, वहाँ आम आदमी की ताकत नहीं होती वहाँ सारवार लेना, वो हमें सबको पता है, वो आज की हकीकत है। दूसरी बात, ये जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं और मेडिकल अस्पताल होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल अस्पताल होते हैं, वे दरअसल बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में भी होते हैं, जो क्षेत्र अंडर रेटेड रह गए हो, अंडर सर्व्ड रह गए हो, जहाँ ठीक से सरकार जो है वह सेवाएं पहुँचा नहीं पाती हो। ऐसे क्षेत्रों में इन डॉक्टरों के द्वारा सेवाएं दी जाती है, वो बहुत ही एक अच्छी बात है। आयुर्वेद शास्त्रियों की फौज बहुत बड़ी है जिसकी भारत को जरूरत है। इंडिया नीड्स देम, लिटरली इंडिया नीड्स देम, उसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, आयुष के क्षेत्र में सरकार को त्वरित कदम उठाने होंगे, वो एक समय की मांग है। देखिए, आयुष क्षेत्र यहाँ हमें समझना होगा, सब इनिशियल्स का एक अपना मीनिंग है, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, ये हमारे लिए थोड़ा जानना जरूरी है। वाई स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी। U stands for Unani. S stands for Siddha. And H stands for homeopathy.
तो सभी चीजों के एक्रोनिम्स है, यह पूरा नाम बना है आयुष। अगर एक एक की बात करें तो आयुर्वेद जो है सर्वप्रथम वो 5000 वर्ष पुरानी विद्या है, 5000 वर्ष पुराना विज्ञान है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। 5000 वर्ष यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य जो जहाँ से उद्भव हुआ वहाँ से ही आयुर्वेद जो है उसका भी उद्भव हुआ था, वो इतना पुराना है तो विश्वसनीय होगा निसंदेह। और इसका उद्भव जो है वो भी भारत में ही हुआ था, इंडिया। उसके बाद योगा और नेचुरोपैथी की बात करें तो सबको मालूम है योगा जो है वो भारत में ही उत्पन्न हुआ था, तो ये भी इंडिया में है। यूनानी की बात करें तो यूनानी अरब विश्व में से उद्भव हुआ था, अरब विश्व में से, और लगभग 10वीं शताब्दी में भारत में आया, 10वीं सदी। उसके बाद सिद्धा की बात करें तो सिद्धा भी एक भारतीय विद्या ही है, इंडियन साइंस। और आखिरी में जो होम्योपैथी है ये एक जर्मन साइंस है जो कि 19वीं शताब्दी में भारत आया, करीब 1840, 1839 और 1840 के बीच में भारत में आया, जो कि जर्मनी से आया था। ठीक है, तो ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिनल सिस्टम है जो आधुनिक मेडिसिन के सामने है, उसके सामने के पक्ष में है। और इन सब रास्तों से अगर कोई भी इलाज करवाया जाए किसी भी दर्द का तो लागत जो है वो बहुत ही कम आती है, शरीर को नुकसान जो है वो भी बहुत ही कम होता है। जो हमने हमारे अगले उपाख्यान में देखा था कि जो एंटीबायोटिक्स होती है जिसका विवेकहीन उपयोग जो है वो हमारे लिए ही एक खतरा समान है, तो ये सब बातें जो है यहाँ अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में वो सब बातें निकल जाएंगी। देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास एक फोटोग्राफ है एक मंत्रालय का, आयुष मंत्रालय का, जो आज के समय फुल फ्लेज काम कर रहा है और अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के ऊपर ही काम कर रहा है। इसका काम ही यह है, आधुनिक सिस्टम को इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, मगर यह सिर्फ जो अल्टरनेटिव सिस्टम है मेडिसिन की उसकी देखरेख करता है, उसको ही नियंत्रण में रखता है। देखिए अब यहाँ से हमारा तीसरा चरण शुरू होगा जो लेख संबंधी सामान्य अभ्यास के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसकी बात करेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत व अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम या अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम का जो नेक्सस है, जो संबंध है, उसके संदर्भ में हम लोग हमारी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 1995 में भारतीय चिकित्सा प्रणाली व होम्योपैथी के लिए एक पूर्ण विकसित समर्पित विभाग का गठन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत हुआ। एक पूर्ण विकसित और पूर्ण समर्पित, फुली डेडिकेटेड, फुली डेवलप्ड डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इंडियन मेडिकल सिस्टम एंड होम्योपैथी। इंडियन मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेद हम लोग ले सकते हैं, योगा एंड नेचुरोपैथी ले सकते हैं और सिद्धा ले सकते हैं, और सामने होम्योपैथी, दोनों के लिए एक विभाग का गठन हुआ। नवंबर 2003 में इस विभाग का नामकरण कर दिया गया। द डिपार्टमेंट वाज रीनेम्ड इन द ईयर 2003 द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो आज का जो आयुष मिनिस्ट्री का जो नाम है वो दरअसल 2003 में ही मिल गया है उसे। मिनिस्ट्री भले ही बाद में बनी हो, मगर यह जो नाम है वो नाम उसे 2003 में ही मिल गया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014 में आयुष नामक पूर्ण स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की गई। मंत्रालय बाद में आया 2014 में, मगर उसका नाम जो था वो थोड़ा पहले आया था, 2003 में आया था। वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नीति घड़ी गई जिसको नेशनल पॉलिसी ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए या कुछ ऐसी ब्लूप्रिंट दी गई कि जहां से जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है उसका विकास हो सके, उसको जो है प्रमोट उसको किया जा सके। ऐसे प्रावधान इस पूरी राष्ट्रीय नीति में किए गए। हमारे पास कुछ रिसर्च है, जिस रिसर्च के मुताबिक नेशनल हेल्थ अकाउंट के आंकड़े हमें दिए गए हैं वर्ष 2015-16 के।
उसके मुताबिक INR 63,000 करोड़ रुपीस की स्वास्थ्य सेवाएं ली गई आयुष में। देखिए, आयुष के ढांचे के तहत यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के तहत भारत के व्यक्तियों ने 63,000 करोड़ रुपीस की हेल्थ सेवाएं ली पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2015-16 के, विच इज एक्चुअली 12% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये एक बहुत ही बड़ा शेयर है और ये एक उपलब्धि ही हम लोग कह सकते हैं। यह शेयर हमें भविष्य में निरंतर इसमें बढ़ोतरी करनी है, इसमें इजाफा करना है। यह 12 के 35 करने हैं, 35 के 50 करने हैं। नोंद, कुल जो खर्च है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर भारत के व्यक्तियों का एक वर्ष में 2015-16 में वो है 5,28,484 करोड़। इट्स अ मैन माउथ फिगर। 5,28,000 यानी कि 5.5 लाख, या आप बोल लीजिए 5.25 लाख। 5.25 लाख में से 63,000 वेर स्पेंट फॉर टेकिंग आयुष सर्विसेज, आयुष मेडिकल सर्विसेज। तो आज के इस लेक्चर में हमने कई सारी चर्चाएं की, जिसमें हमने सबसे पहले निष्कर्ष की बात की, उसके बाद लेख में जो महत्वपूर्ण बातें की गई थी जो लेखक के द्वारा, जिसका जिक्र हमने किया, और ये लेखक भी बहुत ही अच्छे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मालूम पड़ी। और साथ में हमने सामान्य अभ्यास के जो तत्व है उसमें भी देखने का प्रयास किया, जिसमें हमने भारत व अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम का जो नेक्सस है, जो संबंध है, उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले लेख के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।